नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है हमारा जाति आधारित गणना। जैसा कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है ये विषय हमारा कि जाति आधारित गणना क्या हमारे लिए लाभदायक है या कहीं ना कहीं ये भारत के विभाजनकारी एक स्थिति पैदा कर सकती है। तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तृत रूप में इस चीजों को देखेंगे कि इसका पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हम दोनों माध्यम से कहीं ना कहीं इस वाले टॉपिक को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम इस टॉपिक को कि जाति आधारित जनगणना क्यों है खबरों में। सबसे पहले तो कि खबर में ये इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने तय किया है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। यानी कि अभी तक जो जनगणना होती थी जिसमें माफ कीजिएगा, अभी तक जो जनगणना होती थी उसमें हम जातियों में अगर देखा जाए तो सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को शामिल करते थे। बाकी भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसको हम कितने परिवार में लोग रह रहे हैं, उनका घर है, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ है, कितनी महिलाएं जो वर्किंग है, इस आधार पर हम कहीं ना कहीं जनगणना करते थे। पर लेकिन एक ये नया आयाम जो हमारे सामने आया है वो ये आया है कि हम जनगणना के साथ साथ एक जाति आधारित जनगणना भी हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे डाटा में कहीं ना कहीं और ज्यादा वृद्धि होगी। सरकार को पता चलेगा कि कितनी जातियां हैं, वह जातियां कितना विकास कर रही हैं, कितनी जातियां हैं जिनको विकास की आवश्यकता है। तो ये हो सकता है थोड़ा सा इसका एक पॉजिटिव अप्रोच हो सकती है, एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। पर लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि नकारात्मक पहलू में क्या ये भी हो सकता है इसमें कि लोग कहीं ना कहीं जाति आधारित कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। क्या ये हो सकता है कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जाति आधारित भेदभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी तक भारत एक अन्य तरह के समस्या से जूझ रहा था, वह समस्या थी धर्म आधारित समस्या। क्या अगली चुनौती भारत के सामने ये आ सकती है कि हम जाति आधारित भी कहीं ना कहीं बांट दिए जाएंगे। तो ये जो कुछ असमंजस की भावना है इस जाति आधारित गणना को लेकर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो क्यों है ये न्यूज में, तो केंद्र सरकार ने तय किया है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। यह स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा कि सभी जातियों की गणना आधिकारिक गणना में की जाएगी। ये स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार है कि हम कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना कर रहे हैं। इससे पहले स्वतंत्र भारत से पहले कब ये चीज होती थी, तो ये 1931 में जब जनगणना हुई थी तब हमने कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना की थी। फिर उसके बाद हमने इसको रोक दिया गया और अब ऐसा हो रहा है 2025 में कि आगे आने वाली जब भी कभी जनगणना होगी तो उसमें हम जाति आधारित गणना भी करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ हम देखते हैं आप लोगों के लिए कि जाति गणना होती क्या है। ठीक है, इसको अगर हमें कभी आंसर राइटिंग में लिखना है या फिर हमें एक किताबी भाषा में अगर इसको थोड़ा सा हमें समझना है तो हम इसको इस माध्यम से समझेंगे। ठीक है, वैसे आप सभी लोग जानते हैं जाति जनगणना क्या होती है। तो पहली चीज कि जाति जनगणना से तात्पर्य है कि जनसंख्या जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जाति पहचान पर डेटा के व्यवस्थित संग्रह से है। बेसिकली हम यहाँ पर एक तरह का डेटा ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो, हमें पता रहे कि भारत में कितने लोग किस जाति से संबंधित हैं और क्या काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, यह गणना प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों पर अनुभवजन्य डेटा एकत्रित करना है। ठीक है, इस जाति जनगणना का उद्देश्य भी हमने देखा कि जाति समूहों का हमें अनुभवजन्य जो डेटा है उसको हमें इकट्ठा करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानताओं का आकलन करने और अधिक समावेशी नीतियों को तैयार करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। जैसा कि हम ये जान पा रहे हैं कि अगर सरकार के पास जाति आधारित डेटा होगा तो सरकार को ये विश्लेषण करने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी कि कहां पर कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक असमानताएं फैली हुई हैं। ठीक है, इन असमानताओं को देखकर उस तरह की सरकार नीतियां लागू करेगी जिससे कहीं ना कहीं अधिक समावेशी भारत बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह गणना हर 10 साल में होती है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, कब स्टार्ट हुआ जनगणना वगैरह वो हम सब कुछ देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना। पर लेकिन वन बाय वन जिस तरह से हमारे सामने जो परिभाषा आ रही है हम उसको देखते चलते हैं। ठीक है, कि जनगणना जो होती है वह हर 10 साल में होती है जिससे देश की पूरी आबादी के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, जैसे कि उम्र के बारे में, किस लिंग के बारे में, आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो, आप किस तरह की भाषा बोलते हो, आपका घर है या आप किराए के घर में रहते हो। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से आम जनता से ली जाती है और सिर्फ इसीलिए ताकि आपके लिए सामाजिक और आर्थिक इस तरह की नीतियां बनाई जाए ताकि आपको अधिक से अधिक समावेशन मिल सके। राइट, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे कि पिछली बार जो जनगणना
होनी थी। कब? माफ करना, पिछली बार जनगणना हुई 2011 में हुई थी। ये कहीं ना कहीं आखिरी जनगणना है। उसके बाद हमें लगा 10 साल बाद यानी 2021 में जनगणना होगी, पर लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय कोरोना आ चुका था, तो इस वजह से हमने इस जनगणना को रोक दिया गया और अभी तक कहीं ना कहीं ये जनगणना रुकी हुई है। राइट, 2021 की जनगणना कोविड के कारण टल गई और अब तक नई तारीख क्या है, तय नहीं हो पाई है। ये आपको समझ में आ गया, बेसिक चीजें जो आपके सामने है। आगे क्या है कि स्वतंत्र भारत में अब तक सिर्फ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्वतंत्र भारत में अभी तक हम सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गणना करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये जो वर्ग हैं बहुत ज्यादा वंचित हैं। ठीक है, इतिहास में हम देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सताए हुए हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के बारे में हम थोड़ा अलग से डाटा लेने का प्रयास करते हैं कि इनका लिंग अनुपात कितना है, घनत्व कितना है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है एससी समुदाय और एसटी समुदाय। तो कहीं ना कहीं यही देखा जाता है कि अगर हम इनके बारे में अलग से डाटा लेंगे तो जाहिर सी बात है इनके बारे में हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, इनके लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। वही सेम चीज अब हम जातियों पर भी लेकर आने की बात कर रहे हैं, उसको हम लागू कर रहे हैं कि अगर हम जाति आधारित गणना करते हैं तो इन्हीं की तरह हम कहीं ना कहीं अन्य जातियों के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं और उनको सरकार के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी की संख्या आज भी अनुमान और पुराने ब्रिटिश आंकड़ों के आधार पर मानी जाती है, यानी कि कितनी जाति किस संख्या में है और उसका नाम क्या है। आज भी ये जो आंकड़ा है हमारे पास, ये आंकड़ा इतना पुराना है कि ये ब्रिटिश आंकड़ों के आधार पर चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि हो सकता है हमारे पास नया डाटा मिले, हमें थोड़ा सा और एनालाइज करने को मिले चीजों को, विश्लेषण करने को मिले चीजों को, ताकि पता चले कि भारत की बेसिक स्थिति, रियल स्थिति है क्या और इसके लिए हम और बेहतर काम कर सकते हैं। राइट, अब क्या बदलेगा? तो अब बदलेगा ये कि जो अब की जो जनगणना होगी, जब भी कभी तय होगी सरकार के द्वारा, ठीक है, तो अब की जो जनगणना होगी, जाति की जानकारी एक डिजिटल ऐप के माध्यम से जरिए से ली जाएगी। ठीक है, ये काम कैसे करेगा? तो ये काम कुछ इस तरह से करेगा कि इस ऐप में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। अंतर क्या है 1931 में और अब की जो जनगणना होगी उसमें क्या अंतर होगा, थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे। देखिए, ऐप में ड्रॉप डाउन लिस्ट या कोड डायरेक्टरी दी जाएगी जिसमें पहले से तय जातियों के नाम होंगे। इससे बेवजह के अलग अलग नाम नहीं जुड़ेंगे और डेटा साफ सुथरा रहेगा। इसके पीछे की थोड़ी कहानी समझो कि बेसिकली ये पॉइंट आपको कहना क्या चाहता है। जब 1931 में हमने जाति आधारित जनगणना करी थी, तब वहां पे हमने लोगों को फॉर्म दे दिए। ठीक है, उनको बोला कि आप अपनी जाति का नाम भी लिखो। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक किसी ए नाम के व्यक्ति ने लिखा कि वो गुप्ता जाति से है, किसी एक ने लिखा कि वह अग्रवाल जाति से है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ठीक है, कोई पर्सनली नहीं लेगा। मान लो किसी एक ने लिखा कि ए नाम ने कि मैं गुप्ता से हूँ, बी ने लिखा मैं अग्रवाल से हूँ। ठीक है, पर लेकिन ये जो दोनों वर्ग हैं वह कहीं ना कहीं बनिया वाले वर्ग से आ रहे हैं। ठीक है, तो 1931 में ये हमें परेशानी का सामना करना पड़ा कि बहुत सारी जो है जनजातियों, माफ करना, बहुत सारी जो जाति हैं उनकी संख्या, अलग अलग तरह की जातियों की संख्या हमें देखने को मिली, अलग अलग तरह के नाम हमें देखने को मिले। ठीक है, यानी कि हम ये देख पा रहे थे कि भारत में हर एक जाति के छोटे छोटे वर्ग बहुत सारे बन गए। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जो डाटा है, जो आंकड़ा था, उसका विश्लेषण करने में सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। यानी कि वो सारा डाटा जो है मिक्सअप हो गया, सब हौच पौच हो गया। यानी कि उसमें जो जाति आधारित हमें गणना करनी थी, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि हमें क्रिस्टल क्लियर यानी कि साफ सुथरा पारदर्शी रूप में डाटा मिले, उसमें कहीं ना कहीं हमें असफलता महसूस करनी पड़ी। पर लेकिन इस वाला जो अब जाति जनगणना होगी, कभी भी जब होगी 2025 के बाद, तो इसमें हम ये महसूस करेंगे, हम एक नई तरह की चीज को लेकर आए हैं जिसमें आपको पहले से ही जातियां आपकी मेंशन होंगी। ठीक है, आप बस आपको करना इतना है, आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, आप देखोगे अच्छा आपकी जाति ये है तो आप इस पर टिक करोगे। ठीक है, और इसके माध्यम से आपको अपनी जाति इसमें मेंशन कर देनी है। इससे फायदा ये होगा कि सरकार के पास जो डेटा होगा वो क्या होगा, बहुत ही साफ सुथरा होगा। साथ ही साथ फालतू में या बेवजह अलग अलग नाम की जातियां इसमें नहीं जुड़ेंगी। यानी कि जो ऐसा डाटा जो किसी काम का नहीं है वो इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, एक सिंक्रोनाइज चीजें चलेंगी जो कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए अगर हम किसी प्रक्रिया को पालन कर रहे हैं या हम किसी प्रक्रिया का संचालन जनता के लिए हम कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए जाति जनगणना के अब लाभ भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस जाति जनगणना का हमें पूरा विश्लेषण करना है, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी और निगेटिव एस्पेक्ट से भी। ठीक है,
तो पहले इसके लाभ क्या होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा में लाभ मिल सकता है हमें, रोजगार में, संसाधन वितरण में, असमानताओं को उजागर कर सकता है। जब हमें मालूम पड़ेगा कि भारत का एक उड़ीसा का राज्य, जो दक्षिण उड़ीसा में कहीं ना कहीं एक ऐसा जिला है जो बहुत ज्यादा वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो शिक्षा से जागरूक नहीं है, ठीक है, उनकी आय में बहुत ज्यादा असमानता है, तो ऐसी जातियों को हम नोटिस करेंगे और उनके लिए कहीं ना कहीं असमानताओं को उजागर करने के बाद ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे उन्हें लाभ मिल सके, राइट। दूसरी चीज, आरक्षण जैसी नीतियों को अद्यतन और सटीक आंकड़े पर आधारित बनाने में सक्षम बनाता है। आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चलते हैं, ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर बहुत ज्यादा खुश होते होंगे, या फिर हो सकता है किन्हीं मुद्दों पर आप बहुत ज्यादा अफसोस में भी रहते होंगे, ठीक है। पर लेकिन जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कि भाई आर्थिक आधार पर हम आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक विशेष तरह का नीतियों को अद्यतन करने की, यानी कि आरक्षण जैसी नीतियों को अद्यतन करने की हम बात कर रहे हैं। यानी कि अब हम एक ये समझ लो माइक्रो वाली जो क्षेत्रों पर भी, यानी कि बहुत ज्यादा महीन से महीन स्तर पर भी जाके हम देख पा रहे हैं कि सच में किन लोगों को जरूरत है। यानी कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक ऐसी जाति है जो जनरल में आती है पर लेकिन वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ी है और सरकार की नीतियों का उसे लाभ नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कमियों को देखने के लिए ये जो डाटा है, यानी कि ये जो जाति जनगणना है, हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और समर्थन की सुविधा प्रदान करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहां तक तो चीजें हमने देखी कि बहुत कुछ है, अच्छा है जाति आधारित जनगणना से, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अगर ये इतना अच्छा था तो 1931 से लेकर अब तक क्यों इसको रोका गया। पर लेकिन कुछ सोच समझकर ही कहीं ना कहीं अब तक इस प्रणाली को लागू करने के लिए इतने ज्यादा वाद विवाद हो रहे थे। पर लेकिन फाइनली आज दिन ये आ चुका है कि जाति आधारित गणना होगी जब भी कभी जनगणना होती है तब। पर लेकिन इसके पीछे कुछ विवाद भी हैं। तो विवाद कुछ इस तरह से है कि जातिगत विभाजन को कायम रखना, यानी कि इसमें जातिगत पहचान मजबूत हो सकती है, सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है, ठीक है। मान लो एक क्षेत्र में कोई मतलब एक गांव में कहीं ना कहीं 50 लोगों का परिवार है, 40 लोग एक विशेष जाति से रह रहे हैं, 10 लोग दूसरी अन्य जाति से हैं, तो कहीं ना कहीं वर्चस्व होगा वो 40 लोगों का होगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जाति आधारित भेदभाव शुरू होगा, जो कि हम नहीं चाहते थे, ठीक है। दूसरी चीज, विकास की बजाय जाति पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि इसमें गरीबी और शिक्षा जैसे व्यापक विकासात्मक मुद्दों से ध्यान हट सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य है, यानी कि जो लंबा उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं ये है कि आगे जाके हम लोगों को नोटिस करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से लोग वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, हम उनको लाभ देने की बात करें। पर क्या आज अगर आप इस तरह की जाति गणना करते हो तो हमें फिलहाल इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी कि विकास की बजाय हम जाति पर ज्यादा केंद्रित हो जाएं, राइट। तीसरी चीज की बात करें हम, गलत प्रतिनिधित्व, यानी कि अस्थिर पहचान और लोगों द्वारा अपनी जाति का खुलासा करने में अनिच्छा कारण जाति संबंधी आंकड़ों में त्रुटि हो सकती है। कभी कोई ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी जाति नहीं बताना चाहता, ठीक है, किन्हीं कारणों से, तो सरकार ये नहीं सोचेगी कि सरकार के जो आंकड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं त्रुटि आ रही है। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। लास्ट चीज ये हो सकती है कि राष्ट्रीय एकता के लिए जोखिम, कैसे समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सामाजिक सद्भावना पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, ठीक है। हमारे हाथ में दोनों चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी हमें किस अप्रोच से लेना है ये आपके ऊपर है, ओके। कुछ संवैधानिक चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं कि संविधान में कही गई है कुछ और बातें, पर लेकिन आज के समय में लागू कुछ और चीजें हो रही हैं। जैसे कि हमारा आर्टिकल बोलता है 14, क्या बताता है, समानता का अधिकार, यानी कि संविधान की नजर में भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति समान है, कोई भी भेदभाव नहीं है। पर लेकिन क्या हमें ये लगता है कि आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं हनन हो सकता है कि अगर जाति आधारित गणना होती है तो भेदभाव वाली स्थिति पैदा हो सकती है कि एक जाति को सरकार हो सकता है अलग नजरिए से देखे और दूसरी जाति को अलग नजरिए से देखे, ठीक है। यानी कि जाति के आधार पर डेटा एकत्रित करना कहीं जातिवाद को बढ़ावा ना दे, यह तर्क दिया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें समान नागरिक के सिद्धांत को क्या हो सकती है, चोट पहुंच सकती है, ठीक है। तो पहला हमने देखा कि किस तरह से संवैधानिक चुनौती हमारे सामने है। अभी बात यहीं खत्म नहीं होती, आगे देखो। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 21, यानी कि निजता का अधिकार।
जब आपके पास जनगणना के लिए लोग आएंगे, आपसे आपका डाटा लेंगे, आपसे आपकी पर्सनल चीजें पूछी जाएंगी, जाति से संबंधित, कभी हो सकता है व्यक्ति बहुत संकोच में अपना डाटा बताए आपको, और इस बात की क्या निगरानी है कि इस डाटे को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये निजता का अधिकार भी है, और इस निजता के अधिकार को छोड़कर आपको सारा डाटा देना है, तो ये माना जा सकता है कि आर्टिकल 21 का ये हनन माना जा सकता है, राइट। जैसे जाति जनगणना में व्यक्ति सामाजिक पहचान उजागर होती है, जो अब एक मौलिक अधिकार यानी कि जो हम फंडामेंटल 2017 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर पर्याप्त डेटा सुरक्षा का माफ करना पर्याप्त डेटा सुरक्षा कानून नहीं है, तो इसमें निजता का कहीं ना कहीं हनन हो सकता है। वही सेम चीज मैंने आपको बताई, कोई व्यक्ति है सरकार के साथ डाटा शेयर नहीं कर सकता, पर लेकिन जनगणना होगी, जाति आधारित जनगणना होगी, आपको डाटा देना ही पड़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का हनन माना जा सकता है। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास संघवाद का मुद्दा, यानी कि सरकार बनाम माफ करना राज्य बनाम केंद्र। कैसे कि जनगणना केंद्रीय विषय है, यानी कि यूनियन लिस्ट की एंट्री 69 में कहीं ना कहीं ये आता है, ठीक है। पर लेकिन कई राज्य हैं जैसे कि बिहार है, कर्नाटक है, अपने स्तर पे कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये संघवाद के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि राज्य जो है अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं, और केंद्र कहीं ना कहीं इतनी बड़ी चीज को लेकर आने के लिए कि जाति आधारित गणना के लिए इतने सालों तक विचार कर रहे हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये संघवाद पर कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाई जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा रही है, राइट। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, ठीक है। यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई कि वर्तमान एस्पेक्ट से कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों है आपके सामने, और कहीं ना कहीं संविधान कुछ और कहता है, और जाति आधारित गणना होती है तो उसके प्रभाव भी कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर कितने अलग अलग पड़ सकते हैं। इतिहास की अगर हम बात करें, ये आप सभी लोग जानते हैं कि पहली गैर तुल्यकारी जनगणना हुई थी 1872 में, किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। वहीं दूसरी यानी कि वैसे गिनती में करी जाए दूसरी, पर लेकिन पहली तुल्यकालिक जनगणना, ये पहली गैर तुल्यकालिक है, ये दूसरी वाली जो हुई थी ये पहली तुल्यकालिक जनगणना है, जो कि हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। इसके तहत डब्ल्यूसी प्लोडेन, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के जनगणना आयोग थे, इनके द्वारा यह जनगणना करवाई गई थी, राइट। आगे देखो 2011 में हमने क्या किया, फिर उसके बाद आपने देखा, मैंने आपको बता दिया था कि 1931 में, है ना, ये जाति आधारित गणना हुई थी। स्वतंत्र भारत से पहले की बात है, फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया, फिर इसके बाद जाति आधारित गणना नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ, 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक सेंशन, ठीक है, जाति आधारित माफ करना सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, ठीक है, ये की गई, और जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हमने सामाजिक आर्थिक तौर पे लोगों से आंकड़े नहीं लिए, हमने ऐसा किया था 2011 में, पर लेकिन हमने उस समय जो हमारे पास आंकड़े थे उनको हमने उजागर नहीं किया, राइट। अब क्या हुआ है कि क्या अलग था 2011 में, तो 2011 की जब गणना हुई थी, ठीक है, जो ईएजी राज्य हैं, यानी कि अधिकार प्राप्त कार्रवाई, यानी कि इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, ये किस तरह के ग्रुप होते हैं, यानी कि ऐसे राज्य जो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक तौर पर आज भी पिछड़े हुए हैं, ठीक है, पर लेकिन इन राज्यों में जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हम देख सकते हैं, उत्तराखंड देख सकते हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा। इस तरह के जो ग्रुप है, यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ईएजी, ये ऐसे राज्य होते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, पर इनमें आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इन राज्यों में पहली बार महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, कब, 2011 में, राइट। 16वीं जनगणना हुई, मतलब अब होगी, जब कभी भी होगी, वैसे होनी थी 2021 में, पर कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इसको क्या कर दिया, हमने स्थगित कर दिया। हालांकि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्वगणना का प्रावधान होगा। साथ ही साथ इसमें ये चीज और देखी जा रही है कि पहली बार ऐसा होगा कि ऐसे परिवारों में रहने वाले सदस्यों की जानकारी एकत्रित की जाएगी जिनके मुखिया जो है कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर है। और एक चीज और, इसमें महिला और पुरुषों के लिए भी अलग अलग कॉलम बनाया गया था। तो ये कुछ अलग बातें थी जो कहीं ना कहीं 2021 में अगर जनगणना होती तो इसमें कुछ अलग हो सकता था, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कुछ जनगणना से संबंधित जानकारी। अब हम लगाते हैं एक प्रश्न, ताकि साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, जो कि यूपीएससी 2009 में आपके लिए ये प्रश्न आया था प्रीलिम्स का। क्या कहता है ये प्रश्न, तो निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, जिसका पहला कथन है कि भारत की जनसंख्या का घनत्व 1951 की जनगणना और वर्ष 2001 की जनगणना के बीच 3 गुना से अधिक बढ़ा है। क्या ये कथन सही है? भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर
वर्ष 1951 की गणना और वर्ष 2001 की जनगणना के बीच दुगनी हो गई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, क्या केवल एक सही है या क्या केवल दो सही है, या आपके दोनों कथन सही है या दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आप अपने इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि आप क्या सोचते हो इस प्रश्न के बारे में, आपका क्या उत्तर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको एक छोटे से टॉपिक पे मैंने कोशिश करी है कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। तो थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए।